लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वो नंदू एकदम झूठा था हुजूर, मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया है। बहुत अच्छा किया। ये लो, उस मंजू और रतनलाल को भी बाहर निकालो, उनका हिसाब करो, कंपाउंड के बाहर फेंक दो। बहुत अच्छा हुजूर। यूनियन बनाएंगे, लीडर बनेंगे। सुनो, वो रतनलाल का नोटिस मुझे वापस करो। जी। इस लड़के से तो मैं खुद समझूंगा। और ये मंजू हुजूर? मंजू को नोटिस फौरन दो ताकि दूसरों को ज्ञान हो। तो बहुत अच्छा हुजूर। मैनेजर साहब जी। मंजू का नोटिस मुझे दीजिए, मैं उसे लाई थी, मैं खुद ही उसे डिसमिस करूंगी। इस लड़की को बुलाओ। मुझे बुलाई मालती, मुझे सख्त अफसोस है मंजू। मैंने तो पिताजी से बहुत कहा, मगर वो तुमसे एकदम नाराज है। क्यों? वो तुम्हारा मामला उनके कानों तक भी पहुंच गया। कौन सा मामला? मुझसे पूछती हो? तुम नहीं जानती? वही रतनलाल का मामला। तुम दोनों में कुछ ताल्लुक है, तुम उसके साथ घूमती फिरती हो। ये सारी बातें किसी ने पिताजी से कह दी हैं। उसी वक्त उन्होंने तुम्हें डिसमिस करने का हुक्म दे दिया। ये देखो। ओ क्या? यहाँ कोई तुमसे जलता तो है नहीं। ये सब तुम्हारी अपनी करतूत का फल है। बल्कि मैं तो गरीब लड़की समझकर तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तो क्या कहती हो अब? मालती, मोहब्बत किसी के कहने से नहीं की जाती और न किसी के हुक्म से तोड़ी जा सकती है। ये इंसान का निजी मामला होता है। तो फिर मैं तुम्हें इसी वक्त डिसमिस करती हूँ। ये लो, निकल जाओ यहाँ से। ये सरासर जुल्म है। मंजू को सिर्फ इसलिए निकाला गया है कि वो यूनियन में रहकर हमारा साथ दे रही है। हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। यह बेइंसाफी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम सब आपके लिए सेठ जी से लड़ेंगे। नहीं भैया, हमारी खातिर किसी को झगड़ा करने की जरूरत नहीं। ये किसी एक के लिए झगड़ने की बात नहीं है, ये हम सब के अधिकारों की बात है। हम सब इकट्ठा होना चाहते हैं और सेठ जी हमें एक एक करके तोड़ना चाहते हैं। यही वक्त है हमारा एक होने का, यही वक्त है एक दूसरे के साथ रहने का, यही वक्त है एक दूसरे का साथ देने का। अरे कुंदन, इधर आ तू। अरे सुना तेरे मिल में बहुत गड़बड़ चली है। नहीं बापू, ऐसी कोई खास गड़बड़ तो नहीं है। अरे नहीं तो क्या, सुना है वो रामलाल का भाई रतन सेठ जी के खिलाफ बहुत बातें करता फिरता है और सेठ जी उस पर बहुत बिगड़े हुए हैं। सेठ जी के बिगड़ने से क्या होता है? रतन भैया सच्चाई पर है। वो मजदूरों के हक में बात कर रहे हैं। उन्होंने तो हमारी यूनियन बना दी। तू भी यूनियन में शामिल हो गया है? मैं क्या बापू, मिल का हर आदमी उसमें शामिल होगा। तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। तब तो मेरी खबर सच्ची ही थी। अजी सुनती हो कुंदन की माँ? क्या है? वो रामलाल और रतन का मिल से पत्ता कटने ही वाला है। क्या कहते हो? अगर ये सच है तो उनके घर में रिश्ता करके हमारा क्या होगा? सेठ जी को पता चल गया कि हमारे कुंदन की शादी उनकी लड़की से हो रही है तो उन लोगों के साथ इसे भी नौकरी से निकाल देंगे। तुम भी क्या बात करती हो माँ? मेरी नौकरी से मेरी शादी का क्या ताल्लुक है? तुझे बीच में बोलने को किसने कहा है? चल बाहर जा। शीला बेटी, तुम ही सोचो, इस तरह अचानक 2000 की मांग करना कहाँ तक ठीक है? कल को अगर ये ब्याह रुक गया तो जानती हो गांव वाले कैसी कैसी बातें करेंगे। हमारी इज्जत का तो कुछ ख्याल करो। इज्जत का इतना ही ख्याल है तो फिर जैसे भी बने 2000 लाकर दे दो ना। अगर मंजूर हो तो रुपए भेज देना, नहीं तो मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। नमस्ते। शीला सुनो तो, देखा माँ किस तरह मुंह से आकर चली गई। मोहल्ले में बात फैल गई तो जितना मुंह उतनी बातें। तो जाने भगवान को क्या मंजूर है। जब वो सुनेंगे उनका तो दिल ही बैठ जाएगा। माते सेठ जी, मुझे बचा लीजिए सेठ जी। आज तक आपने मेरे बाल बच्चों की जिंदगी बचाई, आज मेरी इज्जत भी बचा लीजिए सेठ जी। क्या बात, क्या हुआ? वो सीताराम डाकिया अपनी जबान से फिर गया है। अब कहता है कि अगर 2000 रुपए नहीं दिए तो ये शादी नहीं होगी। किसी ने उसे कुछ सिखा पढ़ा दिया है सेठ जी। अब अगर उसने ये सगाई तोड़ दी सेठ जी तो मैं गांव में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा सेठ जी। मेरी नन्ही सी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसे वक्त पर आप ही मुझे बचा सकते हैं सेठ जी, आप ही मुझे बचा सकते हैं। उठो रामलाल,
घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। भगवान आपको सुखी रखे सेठ जी, हम आप ही के सहारे तो जिंदा हैं। तो तुम अपने भाई को यहाँ भेज। उसे किस लिए? वो तो वैसा ही करेगा जैसा मैं उसे कहूँगा सेठ जी। उसका दस्तखत भी मैं अपने साथ करा दूंगा। आप महीने के महीने हमारी आधी तनख्वाह काट लीजिए। ठीक है, मगर मुझे उससे कुछ बातें करनी है। तुम उसे यहाँ भेज। जी बहुत अच्छा। रतन जा। तुम नहीं चलोगे? नहीं रतन, सेठ जी ने सिर्फ तुझे बुलाया है। और देख वो बड़े आदमी हैं, जरा तुम भैया फिक्र मत करो। हाँ रतन, जरा ख्याल से जाना है। नमस्ते सेठ जी। ओहो, आइए आइए लीडर साहब, मिजाज तो अच्छे हैं आपके। भाई साहब कहते थे कि आपने मुझे बुलाया। ये तो सब ठीक है, मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मजदूरों की इतनी बड़ी यूनियन के इतने बड़े लीडर साहब का क्या हाल है? मेरी लीडरी में क्या रखा है सेठ जी? अगर आप चाहें तो 1 मिनट में ये लीडरी खत्म हो जाए। आप इन मजदूरों की जायज शिकायतें दूर कर दें तो सच में किसी लीडर की जरूरत नहीं। ओहो, तुम दूसरों की मुसीबत मोल क्यों लेते हो? तुम अपने काम से काम रखो। तुम कोई महात्मा गांधी हो? नहीं सेठ जी, ये पवित्र नाम इस तरह मत लीजिए। मेरे लिए ये सौभाग्य क्या कम है कि जिस धरती पर उनके चरण पड़े हैं उसी धरती पर मैं भी रहता हूँ, उसी हवा में मैं सांस लेता हूँ। मेरा और उनका रिश्ता सिर्फ इतना है सेठ जी कि उनके बताए हुए सच्चाई के असूलों पर चलने की मैं एक कमजोर सी कोशिश कर रहा हूँ। मैं इस गुस्से को छोड़ दीजिए आप और इन मजदूरों की आवाज सुनिए ताकि इनके अंधेरे जीवन में भी कुछ रोशनी आ सके। ये तो सब कुछ ठीक है, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे भाई की लड़की की शादी हो जाए, ये तुम चाहते हो या नहीं? क्यों नहीं चाहता सेठ जी? क्या मेरे भाई की बेटी मेरी बेटी नहीं है? तब तो उस लड़की की शादी एक ही हालत में हो सकती है। तुम ये यूनियन वगैरह तोड़ दो और अपना नोटिस वापस ले लो। आप चाहते हैं कि मैं अपने स्वार्थ के लिए अपने उसूलों का खून कर दूं? तुम्हें मंजूर है या नहीं? एक लफ्ज में जवाब चाहता हूँ। 2000 की जगह 5000 रुपए देने को तैयार हूँ। खुद शरीक होकर बड़े धूमधाम से शादी कराऊंगा। बोलो। सेठ जी, मेरे भाई ने अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा आपकी नौकरी में गुजारा। अगर आप उसके लिए इतना करते हैं तो ये इंसाफ की बात है। लेकिन अगर इसी बात का दबाव डालकर आप मुझे उन हजारों मजदूरों का साथ छोड़ देने पर मजबूर करते हैं तो ये इंसाफ की बात नहीं है, ये जुल्म है, बेइंसाफी है सेठ जी। बेइंसाफी? किस बात की बेइंसाफी? मैंने क्या जुर्म किया? मिल का मालिक होना जुर्म है, या मिल के मजदूरों को हर महीने पूरी तनख्वाह देता हूँ ये जुर्म है, या जिन लोगों को आधे वक्त खाना नहीं मिलता है उनको नौकरी देता हूँ ये भी जुर्म है? नहीं, ये जुर्म नहीं है। नौकरी देना जुर्म नहीं है, मिल का मालिक होना भी जुर्म नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ सेठ जी कि जो धन मजदूरों के हिस्से का है उसे मजदूरों से छीन लेना जुर्म। कौन सा धन? क्या उन लोगों ने इस मिल में रुपया लगाया है? उन्होंने रुपया लगाया नहीं सेठ जी, उन्होंने रुपया लगाया नहीं, रुपया पैदा किया। और आपने जो एक छप्पर खड़ा किया था उसे इन आलिशान मकानों में बदलने के लिए भी उन्हीं मजदूरों ने अपना खून और पसीना एक किया। आपकी ये सोना उगलने वाली मिलें भी उनकी मेहनत पर चलती हैं और आप भी दुनिया में किसी और चीज से नहीं, मेहनत से ही कामयाब हुए। लेकिन सेठ जी, रुपए ने शायद आपकी आंखों पर पर्दा डाल दिया और जिस सीढ़ी पर चढ़ के आप जिंदगी में ऊपर उठे, आज आप उसी सीढ़ी को काट के फेंक देना चाहते हैं। रुपया क्या है सेठ जी? रुपया क्या है? मिट्टी की तरह एक बेजान और बेकार चीज है। लेकिन जिस तरह मिट्टी में मेहनत का बीज बोए बगैर पैदावार नहीं हो सकती, उसी तरह रुपए के साथ जब तक मेहनत का मेल नहीं होगा दुनिया में कभी कोई तरक्की नहीं होगी। इन दोनों का मेल बहुत जरूरी है सेठ जी, इन दोनों का मेल बहुत जरूरी है। और नहीं तो ये भी सुन लीजिए आप कि जिस तरह और जिस धन के लिए आप दुनिया से धोखा कर रहे हैं, अपने अजीजों से, अपने दोस्तों से धोखा कर रहे हैं, अपने साथियों से धोखा कर रहे हैं, उसी धन के हाथों आप खुद भी धोखा खाएंगे। मैं ये सब कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। मेरी बात का सीधी तरह जवाब दो। तुम ये यूनियन छोड़ने को तैयार हो या नहीं? मेरे छोड़ देने से ये यूनियन नहीं टूटेगी सेठ जी। एक रतन चला जाएगा तो 1000 रतन इस यूनियन को चलाने के लिए आ जाएंगे। एक दफा फिर सोच लो। मैं सोच चुका हूँ सेठ जी। मेरे साथी ने जो भरोसा मुझ पर रखा है, मैं उस भरोसे से गद्दारी नहीं कर सकता। और अगर इसके लिए मेरी कमला की शादी रुक जाती है तो रुक जाए, मैं अपनी बच्ची का ये दुख बर्दाश्त कर दूंगा। नमस्ते सेठ जी। काम हो गया ना? नहीं भैया, नहीं हुआ।
नहीं हुआ? लेकिन सेठ ने तो वादा किया था। भैया सेठ जी हमारी मदद करना नहीं चाहते, वो अपने रुपए से हमें खरीदना चाहते हैं। खरीदना चाहते हैं तो फिर अब क्या होगा? होगा क्या? हमारी कमला की शादी होगी भैया, उनकी मदद के बगैर होगी। हम उनके रुपए के लिए अपना धर्म नहीं गंवाएंगे। चलो भैया। अरे रामलाल, क्या हुआ भैया? कुछ नहीं जीवन। सेठ जी माने नहीं? नहीं। क्यों? कुछ समझ नहीं आता जीवन, अब इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है। अरे किस इज्जत की बात कर रहे हो? वही इज्जत जिससे तुम्हारा छोटा भाई गांव की गंदी नालियों में बहा रहा है। मेरे रतन की बदनामी करता है, जबान खींच लूंगा, याद रख। मैं क्या बदनामी करूंगा भैया? ये बात तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि रतन उस टाइप की छोकरी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है जिसके बाप का भी पता नहीं। इसीलिए तो वो डाकिया तुम्हारे घर में रिश्ता करना नहीं चाहता। अगर इतबार न हो तो अपने भाई से ही पूछ लो ना जाकर। रतन, हाँ भाभी। चल तू खाना खा ले। भैया को आने तो दोनों साथ ही खा लेंगे। उनका क्या भरोसा कब आए, तू खा ले। चल। क्या है भैया? तू शहर से यहाँ आया है मेरी इज्जत मट्टी में मिलाने के लिए? मैं? हाँ रतन, तू। क्या किया है मैंने? जो कुछ तूने किया है रतन, उस पर आज सारा गांव हंस रहा है। मुझे बता कि तेरे और टाइपिस्ट छोकरे के बीच मामला क्या है? उधर क्या देख रहा है? बोलता क्यों नहीं? क्या ये सच है कि तू उस आरा लड़की को अपने साथ लिए घूमता फिरता? अरे रतन, जिसका मालूम नहीं कि बाप कौन था, ऐसी आवारा छोकरी के साथ घूमते तुझे शर्म नहीं आती? इसमें शर्म की कोई बात नहीं है भैया। इंसान अपने माँ बाप के नाम से नहीं, अपने गुणों से अच्छा या बुरा समझा जाता है। अभी मैं सच कहता हूँ, उस लड़की में कोई ऐब नहीं है। उस लड़की में कोई ऐब नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है, वो बहुत शरीफ लड़की। सुनो भैया, मैं तुमसे इजाजत मांगता हूँ। मैं उसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। शादी? माँ मुझे मत छुओ। रतन, तू अपने माँ बाप का नाम दबाने के लिए पैदा हुआ है ना? मेरी बात सुनो भैया। मुझे भैया मत कह रतन, भैया तेरे लिए मर गया आज से। मैं कहता हूँ तू यहाँ से चला जा, इस घर से चला जा रतन। मैं कहता हूँ चला जा। तू जाता है कि मैं जाऊँ? नहीं नहीं, मैं जाता हूँ। रतन, रतन, इसी लाज चाहने को आज इतना सर पे चढ़ा दिया, तो खानदान की नाक कटवा दी है। क्या नाक कटवा दी? तू चुप कर। रामलाल, तेरा दिमाग खराब हो गया है। पहले छोटे को मारा, अब बहू पर हाथ उठा रहा है। इससे बच्चा के मुझे मार दे। आगे न मैं जीऊंगी, मैं ये सब कुछ देखूंगी। मैं किसी को क्या मारूंगा माँ? मैं किसी को क्या लगता हूँ माँ? मैं किसी को क्या लगता हूँ? तुम बोलो, ये खाना चाचा के पास ले जा। चाचा कहाँ होगा माँ? तुम वहाँ क्या कर रही हो? आई। ए भोलू, कहाँ जा रहा है इस वक्त? ये तेरे हाथ में क्या है? तू जा बोलू। खबरदार, अगर गया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा, याद रख। खाना जा रहा है लाट साहब के लिए। जरा सी बात पर उसकी हद तक इज्जत हो गई। अब मैं पूछता हूं कि अगर आज बापू होता तो क्या रतन इतनी सी बात से घर से निकल जाता? मगर मैं कौन होता हूं उसे कुछ कहने वाला? उसके लिए बापू नहीं रहा तो भाई भी मर गया। रामलाल, बंद कर अपनी जबान।
जो मुंह में आता है सुना बके जाता है। पहले तो उसे गुस्से में आकर मार के घर से निकाल दिया, अब उसी के लिए रो रहा है। मैं किसी के लिए नहीं रो रहा माँ, मैं किसी के लिए नहीं रो रहा। इसका एक ही इलाज है कि मैं तुम्हारे रास्ते से अलग हो जाऊं। नहीं मंजू, नहीं। क्यों नहीं? ये सिर्फ मेरे ही कारण तो हो रहा है। मैं तुम्हारे लिए सिवा दुख और अपमान के कुछ नहीं ला सकी। मैं तुम्हारी राह का कांटा बन गई हूँ रतन। सुनो मंजू, तुम मेरी राह का कांटा नहीं हो, तुम मेरी राह का कांटा नहीं हो, मेरी हम सफर हो तुम। लेकिन मेरे रहने से तुम्हें अपने भाई भाभी माँ सबसे बिछड़ना पड़ रहा है। उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, तुमसे अपनी सारी उम्मीदें बांध रखी है। उनकी गोद से तुम्हें छीन लेने का हक किसी को नहीं। मेरा क्या है, मैं तो कल तुम्हारे जीवन में आई थी, आज चली जाऊंगी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा तुम्हें। अंधेरे और दुख से भरी हुई इस दुनिया में मंजू, सही रास्ता तलाश करने के लिए मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत है। रतन, मेरा तुम्हारा प्यार तो एक सपने की तरह है। एक गरीब बेसहारा लड़की ने थोड़ी सी हमदर्दी पाकर प्यार का एक मीठा सपना देखा। पर सपने तो सपने ही होते हैं रतन, सपनों से तकदीरें तो नहीं बदली जा सकती। मैं तुम्हारी तरह सपने नहीं देखता मंजू, मैं केवल सच्चाई में विश्वास करता हूँ। और सच्ची बात यह है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता मैं। ये हाथ जो आज मैंने थामा है, दुनिया की कोई ताकत इसे मुझसे अलग नहीं कर सकती। रतन भैया, हाँ, तुम्हें सेठ जी ने बुलाया। सेठ जी ने? हाँ। बैठिए ना। आपके पिताजी कहाँ हैं? उन्होंने मुझे बुलाया था। पिताजी ने नहीं, मैंने बुलाया है। इस धोखे से तुम नाराज तो नहीं हो? फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ? सुनो रतन, ये सारी दुनिया की चिंता तुमको क्यों है? अपनी भलाई देखो। मेरी बात मानो तो तुम इस मिल के मालिक बन सकते हो। अगर आपकी बात न मानूं तो क्या होगा? मोहब्बत नफरत की आग में बदल जाएगी। तो क्या होगा? उस आग में सब कुछ जल जाएगा और तुम्हें उस बेहया लड़के की राख भी नहीं मिलेगी जो तुमको रुसवाई और बदनामी के गंदे नाले में ढकेल रही है। कुछ और कहना बाकी है? तुम समझते क्यों नहीं रतन? मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम्हें तरक्की और भलाई का आसान रास्ता बता रही हूँ। जो खुद अंधा हो वो किसी दूसरे को क्या रास्ता बता सकता है मालती देवी? आप कहती हैं आप मुझसे प्रेम करती हैं, और मैं कहता हूँ कि आप इस पवित्र लफ्ज के मानी में नहीं जानती। मजदूरों ने अपने आप को क्या समझ रखा? कल तक मेरे दिल में चाटा करते थे और आज मैं उन्हें अपने पास बिठाऊं और उनसे बातें करूं? हरगिज़ नहीं हो सकता। जाके कह दो उनसे कि मेरे पास उनकी बकवास सुनने के लिए वक्त नहीं है। बेईमान, नमक हराम। मुझे माफ कर दीजिए डैडी, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मेरा ही कसूर है, मेरी ही वजह से मुसीबत यहाँ आई है। क्या हुआ? कैसी मुसीबत? वही जीती जागती मुसीबत मंजू। सारे फसाद की जड़ वही है। असल में सारे झगड़े के पीछे उसी का दिमाग काम कर रहा है। उस छोकरे की ये मजाल। अरे कोई है? फौरन गाड़ी निकलवाओ। मैं अभी बताता हूँ उसे कि मैं कौन। आओ मेरे साथ। मंजू, कौन है? मैं मालती हूँ। मंजू कहाँ है? क्यों, क्या बात है? मेरे डैडी आए हैं, मंजू को बुला रहे हैं। क्या तुम्हारे पिताजी आए हैं? क्यों? वो घर पे है कि नहीं? डैडी, मंजू घर पर नहीं है, उसकी माँ है। तो उसकी माँ को बुलाओ। माँ कहाँ है? ये लोग सड़क पे भीख मांगते ही अच्छे थे। बकरस खा के जरा सा सहारा दो कि सब पे सवार हो जाते। तुम्हारी बेटी की ये मजाल के इसी शहर में रह के मेरी मुखालफत करे। इस वक्त अगर यहाँ मौजूद होती तो बता देता कि मैं कौन हूँ। ऐसी लड़की की तो छोटी पकड़ के शहर के बाहर फेंक देना चाहिए। बेशर्म जलील। बहुत हो चुका।
अब एक शब्द भी न कहना। डैडी, डैडी, क्या हुआ डैडी? जल्दी ठंडा पानी लाओ। देखो फैन चला दो। डैडी, डैडी। शोर न मचाओ। माँ, माँ, क्या हो रहा है ये सब? रो क्यों रही हो माँ? औरत के भाग में हंसना कहाँ होता है बेटी। चल मंजू, अब यहाँ एक पल भी हम नहीं रह सकते। लेकिन माँ, हम जाएंगे कहाँ? कहीं भी, मगर यहाँ से दूर, यहाँ से बहुत दूर। पर माँ, इस तरह अचानक बिना कुछ कहे सुने हम कैसे जा सकते? तू नहीं जा सकती तो न सही, पर मुझे तो जाना है। माँ, ऐसी बातें क्यों कहती हो? मैं कुछ नहीं कहती बेटी, ये मेरा नसीब मुझसे कहलवा रहा है। मंजू, मैं सब समझती हूँ बेटी, मैं तेरी खुशी बर्बाद करना नहीं चाहती। तू चाहे तो यहीं रह सकती है। नहीं माँ, नहीं, ऐसा मत कहो। 20 बरस तक इतने दुख सहकर तुमने क्या इसीलिए मुझे पाला था कि मैं तुम्हें इस तरह छोड़ दूं? नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ नहीं रह सकती। जहाँ तुम जाओगी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो माँ, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? जहाँ इंसान नहीं बसते, जहाँ अन्याय नहीं होता, वहाँ। सुनिए, ये लोग जो यहाँ रहते थे कहाँ गए? कल रात यहाँ से चले गए। यहाँ से चले गए? कहाँ गए? पता नहीं। मुझे माफ कर दे बेटी। नहीं माँ, ऐसी बातें क्यों करती हो? सुन बेटी, सुन, मेरी जवानी में एक परदेसी हमारे गांव आया। उसने मुझसे बड़े बड़े वादे किए और एक दिन सबसे चोरी गांव के मंदिर में मुझसे ब्याह किया। प्रभु के पवित्र चरणों में खड़े होकर उसने कसम खाई कि वो जिंदगी भर मेरा साथ देगा। मैंने उसकी बात पर भरोसा किया, मगर अपने शहर वापस जाकर उसने पैसे की खातिर एक अमीर घर की लड़की से शादी कर दी। मैं शहर गई पर उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया और मुझे मार के घर से निकाल दिया। माँ, मेरा जी चाहा कि जहर खा लूं, तो तू मेरे घर में थी बेटी, मैं मर भी न सकी। वो कौन था माँ? कौन था वो जालिम? माँ, माँ, माँ,
मामा, माँ। देखो माँ, माँ। क्यों बैठी? इधर आओ बेटी। क्या बात है बेटी? मेरी माँ अच्छी हो जाएगी ना? जरा धीरे से काम लो बेटी, आज की रात मुश्किल से कटेगी। ऐसा मत कहिए बेटी, ऐसा मत कहिए। माँ, माँ मेरी तरफ देखो ना, माँ मेरी तरफ देखो। माँ, माँ के सिवा मेरा और कोई नहीं। किसी तरह से बचा लीजिए बेटी, ये मेरे हाथ में नहीं, उसके हाथ में है।